डेरिवेटिव मार्केट। हमने क्या पढ़ा था, जो डेरिवेटिव मार्केट है उसके कितने इंस्ट्रूमेंट है? दो। मेजरली दो इंस्ट्रूमेंट है। एक है फ्यूचर्स और एक क्या था? ऑप्शंस। ठीक है। बी टू बी में भी काम आ सकते हैं, राइट। और हेजिंग, आर्बिट्राज, और लास्ट स्पेकुलेशन, राइट। यही हमारे टॉपिक है आज के, है ना। कि बेसिकली जो डेरिवेटिव मार्केट में जो फ्यूचर्स है वो ये काम आते हैं। बी टू बी हमने ऑलरेडी डिटेलिंग में पढ़ लिया था लास्ट क्लास में कि बी टू बी क्या चीज है ना। कि सपोज कोई ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी जैसे ओएनजीसी, ओएनजीसी को अपना ऑयल अगर बेचना है तो वो कहाँ बेच सकता है? डेरिवेटिव मार्केट में भी बेच सकता है, राइट, है ना। और जिसको ऑयल खरीदना है जैसे एशियन पेंट, क्योंकि पेंट जो बनता है वो क्रूड ऑयल से बनता है, उसको अगर बाय करना है वो डेरिवेटिव मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। यानी कि डेरिवेटिव मार्केट के लिए अगर वो अगर उसको क्रूड बाय मार्केट में जाएगा, एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहां पर क्या हो रहा है? डिलीवरी हो रही है, राइट, एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यही हो रहा था। तो बी टू बी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब आते हैं क्या? हेजिंग। मेन हमारा अभी जो टॉपिक है वो क्या है? हेजिंग। हेजिंग के लिए हमने क्या देखा था? कमोडिटी भी देखा है, करेंसी भी देखा है ना। कमोडिटी देखा, करेंसी देखा, इक्विटी डेरिवेटिव भी देखा। अब हेजिंग को समझने के लिए हम एक बार क्या देखते हैं? करेंसी के एग्जांपल देखते हैं कि हेजिंग कैसे, ठीक है, रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं, right? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फेडेक्स कंपनी है। फेडेक्स की कंपनी, लॉजिस्टिक्स की कंपनी है ना। लॉजिस्टिक कंपनी को क्या चाहिए? एयरलाइन कंपनी और ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, राइट। तो अगर मैं देखूं, अगर फेडेक्स को एयरलाइन कंपनी के साथ जुड़ के काम करना है और अगर एयरलाइन को फेडेक्स कंपनी के साथ जुड़ के काम करना है, इन दोनों के बीच क्या होती है? एक बिजनेस डील होती होगी कहीं ना कहीं, कि काम कैसे किया जाए कि आपको भी प्रॉफिट हो और मुझे भी प्रॉफिट हो, राइट। समझ आया? तो हुआ ये कि फेडेक्स ने एयरलाइन कंपनी से क्या डील करी कि मैं आपको ऑर्डर्स दूंगा जो आपको, राइट, ट्रांसपोर्ट करने, है ना। तो रिटर्न में इन्होंने क्या दिया? डील देगा ये कि चलो ठीक है हम ये काम करेंगे। अगर एक्सेप्ट करेगा फिर वो क्या देगा? कंडीशन रखेगा, सर्विसेज देगा। अब वो सर्विस की कंडीशन क्या देगा? कि भाई ठीक है, हमारे एयरलाइन में क्या लगता है? क्रूड ऑयल लगता है और क्या लगता है? नेचुरल गैस। दोनों आइटम कैसे है? कमोडिटी के आइटम, राइट। कमोडिटी के आइटम है ना। दोनों के प्राइस हर मिनट फ्लक्चुएट कर रहे हैं। रिस्क है, देखा जाए तो एयरलाइन को रिस्क है। अगर इसने कोई ऐसी डील साइन कर दी, जैसे कि सपोज इसने 100 करोड़ की कोई डील साइन करी, इसके साथ इसने ऑर्डर दिया 100 करोड़ का, बट उसमें जब इसने इसको सर्विस प्रोवाइड करी तो उसकी डील की कॉस्टिंग क्या आई? इनपुट कॉस्ट क्या आया? 105 करोड़। तो इसको क्या हो जाएगा? इसमें नुकसान। रीजन बीइंग इसका क्या रहा होगा? माइट भी उस टाइम क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के जो प्राइस हो वो क्या पता 20% ऊपर चले गए हो। इस बीच जब ये साइन हुआ ड्यूरेशन या इसकी जब डिलीवरी की बारी आई तो क्रूड ऑयल क्या हुआ? 20% ऊपर चला गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? इसको ओवरऑल डील में क्या हुआ? लॉस लगा, राइट। राइट। बट क्या ये दोनों ऐसे डील कर रहे होंगे क्या? ऐसे तो बिजनेस नहीं कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि बल्क का मामला है ना, बी टू बी है, ये डील बी टू बी चल रही है, बी टू सी तो चल नहीं रही। बी टू सी में तो फिर भी कंज्यूमर क्या रहता है? प्राइस सेंसिटिव रहता है, तो आप चेंज नहीं कर सकते प्राइसेस को जल्दी से। बट बी टू बी में क्या रहता है? फिक्स्ड मॉडल रहता होगा कुछ ना कुछ, राइट। तो एयरलाइन कंपनी फेडेक्स कंपनी को क्या करती है? ऑफर करती है। क्या ऑफर किया? कि हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो डिपेंड किस पे है? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। तो ये जो इनपुट कॉस्ट है, जो भी इनपुट कॉस्ट आएगी हमारी, सपोज इसकी 105 करोड़ की आई थी, राइट। आप जो भी रेट होगा वो तो आप पे करोगे करोगे हमें, जो हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो तो आप पे करोगे करोगे, वो तो ऑब्वियस है। कहा प्रॉफिट? आप मुझे इसके ऊपर प्लस 10% और पे करोगे, इसका प्रॉफिट मार्जिन, राइट। करेक्ट है? समझ आया ये प्रॉफिट मार्जिन समझ आया इसका। कि फेडेक्स कंपनी ने एयरलाइन कंपनी से ऐसे डील करी कि एयरलाइन वाली कंपनी ने कहा कि जो भी हमारी इनपुट कॉस्ट रहेगी, अब चाहे क्रूड सस्ता रहे या महंगा रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। जो भी मेरी कॉस्ट होगी वो मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा और उसके ऊपर मैं आपको क्या दूंगा? 10%। सॉरी, लूंगा। एयरलाइन कंपनी इसको बोल रही है कि मैं आपको 10%। तो इससे बोला चलो डील डन। ठीक है, कहीं ना कहीं जितने भी बी टू बी सेगमेंट रहते हैं ना मेजरली, वो ऐसे ही डील होती है उनकी। ठीक है, मेजरली टाइम। तो अब सपोज इसके पास ऑर्डर आया
मैं मानता हूं 100 करोड़ का ऑर्डर आया, अब इसको क्या क्या पता है कि भाई ये अगर मैं 100 करोड़ का ऑर्डर अगर साइन कर रहा हूँ अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, रीजन भी उसने क्या काउंट किया होगा, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइस, तो जाकर इसने कस्टमर को डील दी होगी बल्क में कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग आगे भी जानी है। समझ आया ये चीज? अब पता चले इसके रिसीव करने में ऑर्डर और वहां देने में ही 1 दिन या 2 दिन का या 3 दिन का फर्क आ गया, तो इसको तो नुकसान लग जाएगा, ऑब्वियस है, क्योंकि हर मिनट प्राइस लॉस है ना, कहीं ना कहीं लॉस लग सकता है। अगर नीचे चला गया तो चलो फिर तो ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा इसको, बट अगर ऊपर चला गया तो क्या होगा? क्या बिजनेस स्पेकुलेशन पे चलते हैं क्या, या मैनेज? तो अब इस मैनेज, अब ये जो रिस्क है ना इसकी, इसका कौन सी रिस्क है? 2 से 3 दिन की रिस्क है, जिसमें ये ऑर्डर रिसीव कर रहा है और फिर इसको सेंड करना है, ऑर्डर कहां पे सेंड करना है? एयरलाइन कंपनी को। अब इस बीच इसको 2 से 3 दिन लगते हैं, मैं मानता हूं, अपन एक नॉर्मल बिजनेस देख रहे हैं ऐसे कि 2 से 3 दिन, अब 2 से 3 दिन में क्रूड ऑयल 5% ऊपर नीचे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मुझे मेरा बिजनेस स्पेकुलेशन पे नहीं चलाना है, थर्ड पार्टी रिस्क, ठीक है? तो अब इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए या अपना रिस्क मैनेज करने के लिए अपने बिजनेस को, ये लोग क्या करेंगे? अब बताओ क्या करना चाहिए इनको एग्जैक्टली? फ्यूचर ले लेते, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और ये लेते डील, राइट? एक फ्यूचर और एक लेते डील, दोनों में कंडीशन रखते कि मुझे अगर रिस्क हैच करना है मेरा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं क्रूड क्रूड एंड नेचुरल गैस, 2 लाइन और बना, मैं बाय करता हूं और यहां सेल कर रहा हूं, ठीक है ना? अगर मैं फ्यूचर में बाय कर रहा हूं क्रूड ऑयल को और प्राइस ऊपर चला जाता है, तो क्या होगा? मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, राइट? अब बट डील के अंदर मुझे क्या होगा? लॉस होगा। रीजन बीइंग क्योंकि मेरी यहाँ पे इनपुट कॉस्ट बढ़ी, मुझे जो 100 करोड़ देने थे माइट भी वो 110 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे उसको, बट वो मुझे प्रॉफिट कहां से मेरा कॉम्पनसेट हो रहा है? फ्यूचर से, राइट? तो मुझे यहाँ पर क्या हुआ? नुकसान। तो इसे मैं क्या बोलता हूँ? कंप्लीट हेज, कहीं ना कहीं। सिमिलरली अब अगर प्राइस नीचे जाता है क्रूड ऑयल का और हमारा क्रूड बाय है फ्यूचर के अंदर, तो मुझे क्या लगेगा फ्यूचर में? लॉस, और डील में क्या होगा? प्रॉफिट। क्लियर है ये चीज? सपोज मैंने फ्यूचर में बाय कर लिया क्रूड ऑयल, क्यों? क्योंकि मेरी जो डील हुई है वो ये है, और मुझे पता है मेरी जो इनपुट कॉस्ट है वो इस पे डिपेंडेंट है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे। तो मैंने क्या करा? मैं डेरिवेटिव मार्केट के अंदर गया, मैंने क्या किया? फ्यूचर बाय किया। जब मैंने फ्यूचर बाय करा और अगर प्राइस ऊपर गई तो मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, और डील में क्या होगा? नुकसान। अब अगर इन केस अगर वो प्राइस ऊपर जाने की जगह नीचे आ जाता और मेरा फ्यूचर बाय रहता वहां पे, तो मुझे फ्यूचर में क्या होता? नुकसान, और डील में प्रॉफिट हो जाता। क्लियर है ये चीज? समझ आया? तो ये एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर रहे हैं, तो इसे मैं क्या बोलता हूँ? हेज या फिर रिस्क मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं। क्लियर है ये? ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब आते हैं क्या, ये हेज वाला कॉन्सेप्ट समझ आया पूरा का पूरा? अब सपोज करो यही मैंने अगर क्रूड ऑयल मैं सेल करता, यानी कि अब हम उल्टा काम करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि बाय करने से हेज होता है कि सेल करने से हेज होता है, राइट? हमें नहीं पता, हमें तो ये पता है कि फ्यूचर हेज होता है। तो अब हम अभी एक बार ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम रियल में जब करें तो हमें एक्जैक्टली पता लग जाए कि कैसे हेज हो रहा है, कैसे हम क्या कर रहे हैं। तो अगर बाय चांस मैंने उल्टा किया होता सेल और प्राइस ऊपर गया होता, तो क्या होता? यहाँ पर नुकसान होता फ्यूचर में, और यहाँ पर भी डील में भी नुकसान है ऑलरेडी। क्लियर है ये चीज? सिमिलरली अगर प्राइस नीचे आता तो यहाँ भी प्रॉफिट होता और यहाँ भी प्रॉफिट होता, दोनों साइड नुकसान, बाय ऊपर जाता नीचे जाता, दोनों साइड प्रॉफिट। क्या ये हेजिंग का पार्ट है या स्पेकुलेशन का पार्ट आ गया? जी स्पेकुलेशन का पार्ट आ गया। तो ये चीज क्लियर है हमें अब? समझ आया कि फेडेक्स के लिए अगर ये क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस बाय करता है फ्यूचर में या फ्यूचर मार्केट के अंदर, तो इसके लिए क्या है? वो हेज है, ये अपने बिजनेस रिस्क को हेज कर रहा है, राइट? डेरिवेटिव मार्केट में आके। क्लियर है ये चीज? हेजिंग कैसे करते हैं बड़े बड़े जितने भी बिजनेस है, किसी कंपनी को अगर अपना रिस्क हेज करना है, क्योंकि टीसीएस मेजरली कौन सी कंट्री में डील करता है? यूएस के अंदर, उसके 60% जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो यूएस के हैं। तो उसको अगर अपनी रिस्क हेज, तो वो क्या यूज करता होगा? कमोडिटी यूज करेगा, करेंसी यूज करेगा, क्या यूज करेगा? क्या रिस्क मैनेजमेंट के लिए कौन सा मार्केट यूज करेगा? करेंसी। उसको क्या मिल रहा है?
उसकी भी तो रिस्क है ना, कल को डॉलर ऊपर नीचे होता है तो उसके तो बिजनेस के रिस्क। तो अब अगर इसको रिस्क मैनेज करना है तो ये क्या करेगा, हेजिंग करेगा। कहाँ पे करेगा, डेरिवेटिव मार्केट में। तो समझ आया, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी जो कि इंडिया की टॉप से टॉप, ये लोग भी डेरिवेटिव मार्केट यूज करते हैं। ठीक है, ये करेंसी डेरिवेटिव मार्केट यूज करता है अपना रिस्क मैनेज करके। समझ आया ये चीज, हर कंपनी यूज करती है जो बाहर करेंसी यूज कर रही है तो कोई कमोडिटी यूज कर रही है। और डेरिवेटिव मार्केट बेसिकली काम इसीलिए आता है, हेजिंग के लिए। दूसरा एग्जांपल देखें, दूसरा एग्जांपल हम ये देखते हैं कि जापान की एक कंपनी है। अच्छा, डिज्नी जो कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड है डिज्नी, तो एक डिज्नी कंपनी है जापान में, है ना, और एक डिज्नी कंपनी है कहां पे, यूएस में। क्लियर है। अब जापान वाली कंपनी ने यूएस वाली कंपनी को क्या दिया, ऑर्डर दिया 500 मिलियन यन का। क्या आ गया यहाँ पे, करेंसी आ गई, राइट। इन्होंने ऑर्डर दिया और क्या बोला, इन्होंने जब उस ऑर्डर को इवेल्युएट किया तो इन्होंने क्या बोला कि ये काम हम 3 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है ये चीज। तो अब मुझे एक चीज बताओ, करेंसी है, 3 महीने में चेंजेस आ सकते हैं। करेंसी 5% ऊपर भी जा सकती है, 3 महीने 10% भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। बिजनेस रिकॉर्ड है। तो अब ये क्या है, बिजनेस में क्या करेंगे, अब उसको मैनेज करेंगे अपना, क्योंकि डीलिंग कहाँ हो रही है, फॉरेन करेंसी में हो रही है, और 3 महीने का टाइम फ्रेम है, राइट। तो जो सिक्योरिटी का नाम रहेगा वो क्या रहेगा, यूएसडी यन, या फिर क्या हो सकता है, यन बाय यूएसडी, कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम एक बार यूएसडी यन का देखते हैं। अच्छा, जो एग्जाम्पल है वो क्लियर हो गया ना, है ना। अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल ये है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। अपन इसको पहले वही बॉक्स बनाते हैं। ये डील हो गया और ये फ्यूचर हो गया, है ना, फ्यूचर हो गया और ये हो गया डील, और यूएसडी यन ले रहे हैं अपन, है ना, करेक्ट है। यहाँ पर क्या करेंगे, बाय, और एक जगह क्या कर रहे हैं, सेल। बाय कर रहे तो प्राइस ऊपर जा रहा है, एक एक चीज ठीक से समझेंगे कि फ्यूचर में क्या हो रहा है और डील में कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, फ्यूचर अगर मैं बाय कर रहा हूँ इसका रिस्क मैनेज करने के लिए, ठीक है, और प्राइस अगर ऊपर जा रहा है यानी कि हो क्या रहा है, यूएसडी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है यूएसडी यन का, जो पहले वाला जो है, जो पहला ये है यानी कि यूएसडी, यानी कि डॉलर इंक्रीज हो रहा है कहीं ना कहीं और यन घट रहा है। हम क्या बोलते हैं, यूएसडी आईएनआर, यूएसडी आईएनआर जब भी बढ़ता है हम क्या बोलते हैं, हमारा रुपी डेप्रिशिएट करता है। एग्जैक्टली ये होता है। आज अगर 90 से 95 हो जाता है यूएसडी आईएनआर, तो क्या हम ये बोलेंगे कि यूएसडी डॉलर बढ़ रहा है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। कि एक यूएसडी जो पहले 90 रुपए की थी वो आज एक यूएसडी कितने की होगी, 95। तो यूएस डॉलर बढ़ रही है ना, राइट। तो सिमिलरली अगर यूएसडी यन बढ़ेगा तो कौन सी वैल्यू बढ़ रही है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, राइट। क्लियर है ये चीज। और यन क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। अब फ्यूचर के अंदर अगर ये प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसको क्या होगा, प्रॉफिट। बट डील के अंदर क्या होगा, अब डील को समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा पेयर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है इसमें। डील में क्या हो रहा है, हम ये सोच रहे हैं कि डॉलर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और यन डिक्रीज हो रहा है। तो इनको जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 500 मिलियन यन। तो कहीं ना कहीं 500 मिलियन यन की जो वैल्यू थी वो डिग्रेड हो रही है। मैं मानता हूं सपोज ये यन 10% टूट गया और यूएस डॉलर 10% ऊपर चला गया, तो इसकी नेट में वैल्यू क्या मिली यूएस को, 450 मिलियन ही मिलेगी ना, एक तरीके से। सपोज अगर ये हम अज्यूम कर रहे हैं इन केस एक ईयर $1 पे, हम एक बार अज्यूम कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि तभी समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट, है ना। 1 USD इज इक्वल टू 1 यन, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन केस अगर ये 500 मिलियन का ऑर्डर है, ठीक है, और एक यन की वैल्यू एक यूएसडी से बराबर है और इंक्रीज हो गया 10% यूएस डॉलर, और यन क्या हो जाएगा 10% डिक्रीज, तो उसको क्या वैल्यू मिलेगी डॉलर टर्म में, 450 मिलियन। और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा था 3 महीने बाद मुझे 500 मिलियन मिलेंगे, मेरे मार्जिन रहेंगे अच्छे खासे, तो इसको तो नुकसान हो गया ना टेक्निकली। अगर अब यही नुकसान की भरपाई इसकी कौन कर रहा है, फ्यूचर, क्योंकि इसने जिस दिन डील साइन करी उसी दिन क्या कर लिया, इसको हेज कर दिया, तो जिसकी वजह से इसको यहाँ प्रॉफिट हो गया सेम वैल्यू का, और डील में क्या हो गया इसको नुकसान। तो एक प्रॉफिट दूसरे नुकसान को क्या कर रहा है, कॉम्पनसेट कर रहा है। क्लियर है ये चीज। अब सिमिलरली अगर प्राइस नीचे जाता तो फ्यूचर में क्या लगता है मुझे, नुकसान। अब यानी कि डॉलर नीचे जा रहा है और यन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 10% से, तो जो 500 मिलियन की जो यन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, $550 मिलियन। तो इसको तो प्रॉफिट हो गया फिर,
बट इसने क्या कर रखा था, हेज कर रखा था, तो यहाँ नुकसान हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट। अब इसको तो बिजनेस करना है ना, ये स्पेकुलेशन करने तो बैठा नहीं है, राइट, क्लियर है ये चीज। अब अगर इसने सेल किया होता और अगर ये ऊपर चल जाता तो क्या होता है, यहाँ पे नुकसान, और डील में क्या होता, नेगेटिव। डील अब हो क्या रहा है, जैसे सेल यानी कि हम फ्यूचर में इसको सेल करके बैठ रहे हैं, है ना, करेंसी को सेल कर रहे हैं। जैसे हमारी डील हुई, पहले तो हमने बाय करा, बट बाय की जगह अगर अपन ने सेल किया होता तो क्या होता, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऑप्शन मिलता है ना कि आप बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, तो आप सेल कर दो या बाय कर दो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। और हमने क्या पढ़ा था ग्राफ से कि जो करेंसी है वो कैश में सेटल होता है पूरा का पूरा, वो डिलीवरी में नहीं जाता आपका, वो कैश में सेटल होता है, और ये मेजरली हेजिंग पर्पज, ठीक है। तो अब हम अगर फ्यूचर सेल कर रहे हैं और अगर प्राइस ऊपर चला गया तो हमें क्या होगा, नुकसान ही होगा फ्यूचर में। अब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है और येन वीक पड़ रहा है, तो जो 500 मिलियन था वो क्या आ रहा है उसको 450, तो डील में क्या हुआ, नुकसान। क्लियर है ये चीज। अब यही प्राइस अगर नीचे आता है तो फ्यूचर में क्या होगा, नुकसान, और डील में भी क्या होगा, सॉरी, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा और उसमें क्या होगा, डील में, डील में भी प्रॉफिट होगा। तो क्या ये कंप्लीट है दोनों, नहीं है ना, समझ आया ये चीज, क्लियर है। तो बड़े बड़े जितने भी बिजनेस हैं वो क्या होते हैं, हेजर्स होते हैं मार्केट के अंदर, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। तो ये चीज क्लियर है, हमने 2-3 एग्जांपल पढ़ लिए। तो मुझे लगता है ये जो हेजिंग वाला पार्ट है, ये डेरिवेटिव मार्केट में लोग कैसे हेजिंग करते हैं, तो ये तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा सबको।